और चलिए नमस्ते भारत में अब 60 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले होगी जम्मू कश्मीर की, जहां पर सुरक्षा बलों ने 2 एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया और ये दोनों ही एनकाउंटर अलग अलग जगह पर हुए हैं। एक एनकाउंटर अनंतनाग में हुआ तो दूसरा एनकाउंटर श्रीनगर में। श्रीनगर के खानियार इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने खानियार इलाके की घेराबंदी कर दी। तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घर से बाहर निकालने के लिए आग लगा दी गई, जहां वो छिपे थे। और आखिरकार मुठभेड़ में लश्कर तैयबा का एक शीर्ष पाकिस्तानी कमांडर उस्मान उर्फ छोटा वली ढेर हो गया, जबकि 4 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी अलियास छोटा वलीद के तौर पे एलईटी का कमांडर था। सेना ने आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियान के दौरान दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में भी एनकाउंटर किया। शांगस लारनू इलाके में हल्कान गली के पास ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। दोनों टेररिस्ट के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें M4 राइफल, AK-47 राइफल, ग्रेनेड्स, 3 आईडीज और भारी तादाद में एम्युनिशन मिला है। देखिए, श्रीनगर में करीब 2 साल के बाद कोई एनकाउंटर हुआ है और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इनको एनकाउंटर करने की बजाय इनसे पूछताछ करनी चाहिए, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए। ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होती, फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां पे समाप्त। बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही है। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की खैर नहीं, लेकिन इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में हुई मुठभेड़ को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। 16 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई, तब से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं और हर हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला बयान देते रहे, लेकिन श्रीनगर एनकाउंटर के बाद आए उनके बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। एक तरफ जहां बीजेपी हमलावर है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सहयोगी फारूक अब्दुल्ला के समर्थन में खड़े हैं। और अगर सच्चाई है तो आपको ये इनपुट केंद्र सरकार और एलजी के साथ शेयर करें। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश का भंडाधार किया है। कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र विरोधी शक्तियों का साथ दिया है। बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां पर पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जिसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेरने का काम कर रही है और अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर लगे नए पोस्टर को लेकर सपा ने बीजेपी को घेरने का काम किया है और अब इस पोस्टर युद्ध में मायावती भी कूद पड़ी। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के सामने 1 नवंबर को पहले पोस्टर लगा जोड़ेंगे तो जीतेंगे। एक दिन बाद नया नारा दिया गया, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेंगे और जीतेगी, यानी निशाने पर है सीएम। इससे पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके योगी को बटेंगे तो कटेंगे नारे पर हमला बोला। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनकी जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने की कगार पर है, इसलिए उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश की सियासत में पोस्टर वार के जरिए नई इबारत लिखी जा रही है। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लिहाजा समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग तेज है। देखिए, बीजेपी के लोग चुनाव से पहले नफरत फैलाने का हर चुनाव से पहले काम किए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे लफंगों को पुष्पित पल्लवित करते रहते हैं। इनकी कथनी और करनी को प्रदेश जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। इस पोस्टर वार में बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी कूद पड़ी है। वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वे सुरक्षित भी रहेंगे। चलिए बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है और इस घोषणा पत्र को बीजेपी ने नाम दिया है संकल्प पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची में आज संकल्प पत्र जारी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आज झारखंड में चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। आज वो सुबह 10 बजे रांची में पार्टी का चुनावी संकल्प पत्र जारी करेंगे। सुबह 11 बजे कोकपाड़ा के नरसिंहगढ़ में चुनावी सभा करेंगे। दोपहर 1 बजे हजारीबाग में जनसभा करेंगे तो दोपहर 2:30 बजे चतरा में उनकी चुनावी रैली होगी। सूत्रों के मुताबिक आज झारखंड के लिए जारी होने वाले घोषणा पत्र, जिसे पार्टी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है, उसमें गरीब महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने, पेपर लीक की जांच के लिए पहली कैबिनेट में हाई लेवल जांच कमेटी बनाने, एनडीए की सरकार बनते ही 2,87,000 रिक्त पदों को भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करने,
ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नौजवानों को नौकरी की तैयारी करने के लिए 2 साल तक 2000 रुपए देने, गरीब लोगों को पक्के मकान बनाने के लिए मुफ्त बालू देने, आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज देने, हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 में सिलेंडर देने, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी गारंटी देने, सरकारी कॉलेज से छात्रों और इंजीनियरिंग के पढ़ने वाले SC, ST, OBC छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने की घोषणा हो सकती है। देखिए, केरल के वायनाड में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर आज कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका गांधी फिर से चुनाव प्रचार करेंगी। उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इससे पहले प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस के चुनावी वादों पर दिए गए बयान को लेकर पलटवार किया। प्रियंका गांधी वायनाड में अपनी चुनावी प्रचार का दूसरा चरण आज शुरू करेंगी। इस दौरान उनके भाई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी साथ होंगे। प्रियंका गांधी आज सुबह 11 बजे वायनाड में गांधी पार्क रैली को संबोधित करेंगी। इस रैली में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे बलाट जनसभा करेंगी। दोपहर 2:30 बजे कोरोम में चुनावी सभा करेंगी तो शाम 4:45 पर हरियूड में नुक्कड़ सभा करेंगी। इससे पहले प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के चुनावी वादों पर पीएम के पलटवार का जवाब दिया। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं वो सत्य से परे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस राज्य में जनता से जो वादे किए, अगला चुनाव आने का इंतजार किए बिना सरकार बनते ही उन्हें पूरा करने का काम शुरू किया। प्रियंका के पोस्ट पर बीजेपी ने फिर पलटवार किया है। वो हरियाणा में खूब इन्होंने कहा था, ये जो जितने आप बोल रहे हो ना, ये खूब बोले, जनता ने जवाब दिया ना। तेलंगाना की जनता, कर्नाटक की जनता कह रही है, कांग्रेसी तेरे झूठे वादे पे मारा गया, हाय हाय रे कांग्रेसी। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, शाइना एनसी पर जो उद्धव गुट के सांसद है अरविंद सावंत, उन्होंने जो बयान दिया उसका विवाद अभी तक थमता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अरविंद सावंत ने माफी मांग ली है, लेकिन बावजूद इसके शाइना एनसी ने उद्धव के चुप्पी पर सवाल उठाए। अरविंद सावंत के बयान को शाइना एनसी महिला सम्मान से जोड़ रही है और साफ लफ्जों में कह रही है कि अरविंद सावंत का बयान महिलाओं का अपमान है। शाइना एनसी ने उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। मानसिकता है वहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। जब 2014 और 19 में मैं उनके लिए कैंपेन कर रही थी तब मैं लाडकी बहन थी। आज 2024 में मैं अचानक से बन गई इम्पोर्टेड अम्माल। इससे पहले मामले तूल पकड़ता देख अरविंद सावंत ने अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगी। जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है। फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। हालांकि एक तरफ अरविंद सावंत माफी मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता संजय राउत से कह रहे हैं कि कोई अपमान नहीं हुआ है। कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद हैं। देखिए, AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाविकास अघाड़ी से गठबंधन की उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी है। ABP न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के गठबंधन का कभी समर्थन नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में चुनाव ऐलान से पहले भी महाविकास अघाड़ी को गठबंधन के लिए ऑफर दिया था और आज भी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि महाविकास अघाड़ी के साथ उनकी बात बन सकती है। ABP न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि वो महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन का कभी समर्थन नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कि हम तो कभी बीजेपी का साथ दिए ना कभी देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी की CM योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर जवाब दिया। ये शब्द इसलिए इस्तेमाल हो रहा है ताकि रिपीटेडली सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाए। वक्फ बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। हिंदू धर्म के जो आस्थाने हैं, जो उनके टेम्पल्स हैं, वहां पर हिंदू धर्म के लोग होंगे। बहुत अच्छी। यहाँ पर आप वक्फ बोर्ड में क्यों कर रहे हैं? क्या ये मुसलमानों के संस्थाने नहीं है? मैं आपको हमारे तेलंगाना के एंडोमेंट मिनिस्टर का स्टेटमेंट अभी दिखा देता हूँ। मैं आपको आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट मिनिस्टर का स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। देखिए, बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली थी और अब उस व्यक्ति को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि पुलिस की रिमांड में कई खुलासे हो सकते हैं। पूर्णिया पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स है महेश पांडे, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इसी ने दुबई के नंबर से कॉल कर पप्पू यादव को धमकी दी थी।
पप्पू यादव को धमकी मिलने के बाद से ही पुलिस लगातार इस मामले में तफ्तीश कर रही थी और इसी कड़ी में दिल्ली का रहने वाला महेश पांडे पुलिस के रडार में आया और दिल्ली से ही महेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं है। कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई एंगल नहीं है जिसमें इनका जुड़ाव है। तो डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा था? नहीं, ये डीपी नहीं लगा था, ये उनको फोटो के द्वारा जो अब तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। आरोपी महेश एम्स दिल्ली और रक्षा मंत्रालय की कैंटीन में काम कर चुका है। वो कई सांसदों के सहयोगियों को जानता है। पुलिस उससे हर एंगल से पूछताछ कर रही है। आरोपी ने बताया कि उसकी बहन दुबई में रहती है और उसी के जरिए उसने दुबई से सिम हासिल किया था, जिसका धमकी देने में इस्तेमाल किया। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव को फोन कॉल पर किसी ने धमकी दी थी, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा था। देखिए, दिवाली के बाद अब छठ महापर्व का त्योहार है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ पर घर जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसी को लेकर उत्तर रेलवे की तरफ से इन मुसाफिरों के लिए कुछ स्पेशल इंतजाम किए गए। छठ के त्योहार पर जाने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़ है। ऐसे में दिल्ली में रेलवे ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 16 से बिहार संपर्क क्रांति को चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये बिहार की तरफ जाने वाली सबसे पॉपुलर ट्रेन में से एक है बिहार संपर्क क्रांति। ऐसी कई सारी ट्रेन को हम लोग इस बार प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चला रहे हैं ताकि लोगों को फुटओवर ब्रिज का प्रयोग न करना पड़े। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण स्टेशन पर विशेष पंडाल लगाए हैं। रेलवे के मुताबिक इस बार पंडाल करीब 1.5 गुना बड़ा लगाया गया। बात करें एरिया की तो पिछली बार से पंडाल का एरिया करीब 1.5 गुना बड़ा है। तो अब पंडाल में सारे अरेंजमेंट्स हैं, पीने का पानी, खान पान, मेडिकल संबंधी सुविधाएं भी हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस बार रिजर्व और अनरिजर्व क्लास को अलग अलग किया गया है। दोनों की एंट्री अलग रखी गई है और रिजर्व क्लास का सेग्रीगेशन कर दिया है। दोनों की एंट्री अलग अलग है ताकि क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना हो। रेलवे के मुताबिक आने वाले दिनों में भीड़ अगर बढ़ती है तो ऑन डिमांड ट्रेन चलाने की रेलवे तैयार है। बात करेंगे यूपी के रायबरेली की, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी की पिटाई का मामला सामने आया था, लेकिन अब इसी को लेकर यूपी में सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल अखिलेश यादव ने पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आरोपी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई होगी। रायबरेली में रिटायर्ड फौजी ने चौकी इंचार्ज सहित अन्य सिपाहियों की पिटाई करने का आरोप लगाया। दो पक्षों में हुए विवाद को लेकर रिटायर्ड फौजी थाने पहुंचे। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने बंद कमरे में पिटाई कर दी। आरोप ये भी लगा है कि चौकी इंचार्ज ने रिटायर्ड फौजी पर ही उल्टा धमकी देने का केस दर्ज करवा दिया। रिटायर्ड फौजी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रोककर अपनी पीड़ा बयां की है। वो घटना पुलिस वालों ने मेरे साथ किया है कि मुझे इतना मारा है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर हर फौजी के साथ यही होता रहा तो क्या ये देश चलेगा, ये प्रदेश चलेगा। इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश ने कहा कि सेना में मेडल पाए फौजी के साथ यूपी में जैसा हिंसक व्यवहार किया गया वो घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी कम से कम फौजियों का सम्मान तो करें। देखना है पूरा थाना सस्पेंड होता है या फिर उस पर बुलडोजर चलाया जाता है।